मुशर्रफ बेनज़ीर के साथ मिलकर हुकूमत करना चाहते थे। तारिक अजीज इस प्लान पर अमल दरामद कराने में लगे थे। मुशर्रफ खुद को सदर जबकि बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। इसी सिलसिले में बेनज़ीर और परवेज़ मुशर्रफ के माबैन एनआरओ हुआ, जबकि चौधरी एनआरओ के मुखालिफ थे। ये लिखा है शेख रशीद ने अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में। इस वीडियो में मुशर्रफ और बेनज़ीर के माबैन मुज़ाकरात और एनआरओ से मुतालिक शेख रशीद के इंकशाफात हम आप तक पहुँचाएंगे। मैं हूँ शहबाज बलोच और आप देख रहे हैं रास्त टीवी। किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में शेख रशीद लिखते हैं कि कलर सैदा का एक कुक था जो यूएई के महल में था। इसने मुझे एक दिन कॉल की और कहा कि शेख साहब बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है, यहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये बात इससे कबल भी मेरे कानों में पड़ी थी कि तारिक अजीज और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद साहब, ये बात मुझे कंफर्म नहीं कि जनरल कियानी भी इनके साथ राब्ते में थे या नहीं, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये दो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे और एनआरओ की बातें हो रही थी। एनआरओ की बात चौधरीयों को कबूल नहीं थी और वो इसके मुखालिफ थे। जो चौधरी सोचते थे वो बेहतर था। अगर मुशर्रफ एनआरओ ना करते तो मेरा नहीं ख्याल कि आज उनको ये दिन देखना पड़ता। जनरल कियानी से मुलाकात की बेनज़ीर ख्वाहिशमंद थी। वो चाहती थी कि इस मुज़ाकराती कमेटी में जनरल कियानी भी शामिल हों, लेकिन किसी वजह से जनरल कियानी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, या इसकी मुझे तस्दीक नहीं हो सकी कि वो शामिल हुए या नहीं हुए। तहम जनरल हामिद और तारिक अजीज शामिल थे। पाकिस्तान में जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं वो बाद में बड़े अहम हो जाते हैं। ये मेरी सियासी सोच है कि बाज़ औक़ात हुक्मरानों के पास वक्त नहीं होता तो सारे मामलात प्रिंसिपल सेक्रेटरीज अपने हाथ में ले लेते हैं। वो कि तारिक अजीज के बारे में बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। चौधरीयों के वो दोस्त थे, क्लास फेलो थे और चौधरी परवेज़ इलाही के वालिद साहब के साथ भी इनके ताल्लुकात थे। चौधरी ज़हूर इलाही में ये सिर्फ थी कि वो काबिल लोगों की कद्र करते थे। पहले उन्होंने चौधरीयों पर हाथ रखा, लेकिन जब हुमायूं अख्तर को तारिक अजीज मैदान में ले आए चौधरीयों के मुकाबले में, और मेरा ख्याल है कि तारिक अजीज एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहते थे कि जिसका सदर परवेज़ मुशर्रफ हो और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो हो। इसके लिए वो इस मिशन पर लगे हुए थे और वो रास्ता बना रहे थे। इसी असना में तारिक अजीज ने MQM के अल्ताफ़ हुसैन से भी मुलाकात की। सारी प्रेसिडेंसी तारिक अजीज चला रहे थे और सदर परवेज़ मुशर्रफ का उन्हें पूरा इत्मीनान हासिल था। उन्होंने लंदन में अल्ताफ़ हुसैन से भी मुलाकात की और बेनज़ीर से होने वाली मुलाकात के बारे में उनको एतमाद में लिया। इस तरह इस मुल्क में एक नई सियासत शुरू हो गई। चौधरी एनआरओ के हामी नहीं थे, लेकिन वो सदर मुशर्रफ और तारिक अजीज के सामने बोल नहीं सकते थे। बाद में ये साबित हुआ कि चौधरी शुजात जो कहते थे वो ठीक कहते थे और तारिक अजीज का फैसला गलत साबित हुआ। फिर जब मैंने एक दिन ये डिस्क्लोज कर दिया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, फाइनल है, बेनज़ीर ने इरशाद हक्कानी साहब मरहूम को ये कहा कि शेख रशीद को ये सब कौन बता रहा है। उनका ये ख्याल था कि शेख रशीद को ये सब सदर परवेज़ मुशर्रफ बता रहे हैं। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने एक दिन ये कहा कि ये खबरें तुम्हें कौन दे रहा है। मैंने कहा कि ये खबरें मुझे आम गरीब छोटे आदमी, डेंटर, पेंटर, मैकेनिक, कुक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई, जो महलों में छोटे काम करने वाले हैं, उन सब का मैं लीडर हूँ और मुझे इन पर फख्र है, वो बता देते हैं। जिस पर सदर मुशर्रफ चुप हो गए। किसी ने मेरी तरदीद नहीं की। जनरल हामिद ने मुझे कहा कि शेख साहब एहतियात बरता करें, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम रहा, क्योंकि कलर सैदा के कुक का मुझे फ़ोन आया कि बेनज़ीर से सदर मुशर्रफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। उस वक्त खुर्शीद कसूरी भी उनके साथ थे, लेकिन खुर्शीद कसूरी के कान में ये खबर नहीं पड़ने दी और कसूरी को पहले ही महल से वापस भेज दिया गया। सदर मुशर्रफ ने यूएई के महल में बेनज़ीर भुट्टो से एक लंबी तफसीली मुलाकात की, जिसमें मुस्तकबिल के मामला तय हुए। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी में तारिक अजीज ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। वो चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए और सदर मुशर्रफ हों। शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही ने बहुत कोशिश की, लेकिन एनआरओ तय हो चुका था और एनआरओ की शराइत में ये शामिल था कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तमाम मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे। इसी तरह हुआ। अटॉर्नी जनरल और दूसरे लोगों ने नैब की अदालतों में जाकर अपने बयानात दिए। इस दौरान नवाज शरीफ ने एक दफ़ा 10 सितंबर को पाकिस्तान आने की कोशिश भी की, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन जब मैं किंग अब्दुल्ला के साथ मुलाकातों में सदर मुशर्रफ के साथ शामिल होता था तो किंग अब्दुल्ला ने एक दो दफ़ा बड़ी वाज़ेह की थी कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो फिर मैं नवाज शरीफ को यहाँ रोक नहीं सकूंगा। जनरल मुशर्रफ ने पूरी कोशिश की कि बेनज़ीर के मुल्क में आ जाने के बाद ऐसे हालात पैदा होंगे कि नवाज शरीफ को ना आने
दिया जाए। ताहम सऊदी अरब पर इनकी कोई बात कारगर साबित ना हुई। सऊदी अरब ने यह कहा कि हमारा आपसे ये तय था कि जिस दिन बेनज़ीर वापस आएंगी तो उसके बाद नवाज शरीफ को छोड़ दिया जाएगा। बेनज़ीर ने मुल्क में आने के बाद पेशावर में एक जलसा किया। उन्होंने बाहर हाथ हिलाया और इस गाड़ी में खुसूसी तौर पर जगह बनाई गई कि वो बाहर निकलकर हाथ हिला सकें। इस तरह दहशतगर्दों को ये मालूम हो गया कि वो गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिला सकती हैं। उस जमाने में परवेज मुशर्रफ वर्दी उतारने का फैसला कर चुके थे। ये बेनज़ीर के साथ तय था। इसमें गैर मुल्की गारंटियां भी शामिल थीं। सदर मुशर्रफ नया हल्फ बगैर वर्दी के उठाएंगे। सदर मुशर्रफ का ये ख्याल था कि वो अगली हुकूमत भी बेनज़ीर भुट्टो के साथ कर सकते हैं। यही गलतफहमी इनके जवाल का बाइस बनी। उनका ख्याल था कि वो इस तमाम सूरत हाल को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे, लेकिन वो इस सूरत हाल को हैंडल ना कर सके। जब परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन की बात की तो वजीहुद्दीन और अमीन फ़हीम इनके मुकाबले में आए। उन्होंने कहा कि जिस दिन वो हल्फ उठाएंगे वो वर्दी उतार देंगे। इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात थे, लेकिन मैं यकीन से कोई बात नहीं कह सकता। बेनज़ीर इस जिद पर अड़ी रहीं। उनका ख्याल था कि वो 27 दिसंबर के जलसे को हर सूरत में कराएंगी। ये एक ऐसा केस था कि जिसके सुलझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दरकार होंगी। जिस नौजवान ने उन पर हमला किया यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। हकीकी सूरत हाल तो वही जानते हैं जो इसकी तहकीकात कर रहे थे। बेनज़ीर की शहादत के बाद हमारा इलेक्शन बेमानी हो गया था, क्योंकि लाल हवेली पर मुतादिद हमले हुए थे और ख़ास तौर पर जनवरी के महीने में लाल हवेली को ख़ास तौर पर निशाना बनाने की कोशिशें की गई, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था कि एक तरफ लाल मस्जिद का स्लोगन था और एक नारा दे दिया गया, लाल मस्जिद बमुकाबला लाल हवेली। इस तरह मजहबी हलकों के साथ साथ पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर की शहादत के बाद इस शहर की फिजा सोगवार हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि बेनज़ीर भुट्टो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिफ अली जरदारी साहब के कहने की वजह से मुलतवी की गई। ये बात मेरी मौजूदगी में आला हलकों में हुई। इन हलकों की ये कोशिश थी कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी तहरीर देने के लिए तैयार ना थे, तो ये पोस्टमार्टम ना हुई। फिर बेनज़ीर के ये हमला आवर जब वापस आ रहे थे, जब ये हसन अब्दाल में कैमरा खरीद रहे थे। ये कैमरा उन्होंने मेरे लिए खरीदा था, क्योंकि उन्होंने अदालत में ये बयान दिया था कि उन्होंने मुझे मारना था और ये मुझे मारने की मूवी बनाना चाहते थे। फरवरी के इलेक्शन में वो 1-2 मरतबा मुझ पर हमला करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क पड़ा और थोड़े से ही फर्क ने मेरी जिंदगी बचा ली। वो मुझ पर हमला करने के बजाय किसी और टारगेट पर चले गए, क्योंकि वो जो लोग खुदकश हमला के लिए लेकर आए थे उनको बड़ी जल्दी थी। इस तरह अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई। बेनज़ीर 2007 के आखिर में शहीद हो गए और इस मुल्क की सियासत का नक्शा बदल गया। सारी रेलवे को आग लगा दी गई। किसी ने रेलवे को रोका नहीं कि मुल्तान में रोक लिया जाता कि सिंध रेल गाड़ियां ना दाखिल हों। पाकिस्तान रेलवे के लिए एक बहुत बुरा दिन था कि जो गाड़ी सिंध में दाखिल होती इसको नजर आतिश कर दिया जाता। इस तरह पाकिस्तान की सियासत 2007 के आखिर में खून की सियासत में बदल गई और पाकिस्तान की सियासत में एक सोग का आलम तारी हो गया। वो बेनज़ीर जिसके बारे में अमेरिकन का ख्याल था कि वो वज़ीर आज़म होंगी और वो इस सारे मसले को देखेंगी, इसकी सूरत हाल बदल गई। और जिस वक्त बेनज़ीर शहीद हुई उस वक्त नवाज शरीफ की जुलूस जो एयरपोर्ट रोड पर था उस पर भी हमला हो चुका था। इस हमले में भी कुछ लोग शहीद हुए और सारे मुल्क में इलेक्शन की मुहिम खत्म हो गई। नवाज शरीफ वहां अफसोस के लिए पहुंचे और सारे मुल्क में इलेक्शन की सरगर्मियां बंद हो गई। इस तरह इलेक्शन की नई डेट का ऐलान भी कर दिया गया और इलेक्शन इल्तवा का सूरत हाल बन गई। इसकी एक वजह बेनज़ीर की शहादत भी थी। ये तय था कि हर सूरत में इलेक्शन किए जाएं, चाहे थोड़ी सी ताखीर से ही क्यों ना हो। इस तरह पाकिस्तान की सियासत में बेनज़ीर भुट्टो का बाब खत्म हो गया और पीपल्स पार्टी बराह रास्त आसिफ अली जरदारी की ज़ेर असर आ गया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी के दौरान ही हमीद गुल, परवेज इलाही और कई दूसरे अफराद की तरफ अपनी जान पर खतरे की निशानदही की थी, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकारी इदारा और कई दूसरे लोगों को इसमें मुलविस करने की कोशिश की, लेकिन बेनज़ीर के जलसे में खालिद शहनशाह की जो मूवमेंट थी बार बार देखकर वो इशारे कर रहा था, इसको भी नोटिस किया गया। बाद में खालिद शहनशाह को भी कराची में हलाक कर दिया गया। इस तरह बेनज़ीर भुट्टो का सारा केस खराब हो गया। बेनज़ीर भुट्टो ने 24 घंटे बाद भी शकूक की बिना पर कुछ लोगों के नाम दिए थे, उन पर भी किसी किस्म का कोई पर्चा न हो सका। इसके जो हकीकी कातिल थे वो भी अदालतों में बरी हो गए, क्योंकि कोई शहादत देने के लिए तैयार नहीं था। शहादत तो दूर की बात है, बेनज़ीर का कोई खूनी रिश्तेदार या पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन साल बेनज़ीर के केस की समाअत में अदालत भी नहीं गया। बेनज़ीर की शहादत की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड की टीम को भी पाकिस्तान लाया गया कि वो इस केस को देखे। इसने वो लैंड क्रूजर भी देखी। कत्ल के दौरान बेनज़ीर का इस गाड़ी से बाहर निकलना और हाथ हिलाना, जिसका कि पेशावर में भी नोटिस लिया गया था, वो इसका बहुत बड़ा मौजिब बना। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि बेनज़ीर का वहां से फ़ोन गुम हो गया और बहुत सारे किरदार बेनज़ीर की शहादत पर ऐसे हैं जो वाज़े ना हो सके। इस तरह बेनज़ीर जैसी भारी भरकम शख्सियत का कत्ल भी अंजाम को ना पहुंच सका
اور عدالت نے ملزم کو بری کر دیا۔ ایسے وقت میں قتل کی چند روز بعد جب اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی تھی، صدر پرویز مشرف نے یہ کہا کہ ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ امریکنز نے ایک بہت زبردست بیان جاری کیا کہ اسامہ یا القاعدہ بے نظیر کے قتل میں ملوث نہیں ہے۔ اس طرح یہ بیان بھی پاکستان میں سیاسی ہلچل کا باعث بنا اور سیاست دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ آئے روز نئے بیانات نے بے نظیر کے قتل کیس کو مزید الجھا دیا۔ امریکہ کے اس بیان نے اور انگلیاں اٹھائیں، لیکن صدر مشرف بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بے نظیر کے قتل کی تحقیقات میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں کی جائے گی اور ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں پہنچایا جائے گا۔ لیکن جب ملزم پکڑے گئے اس کے بعد کسی نے اس پر توجہ نہ دی اور ان کے وارث بھی کیس کے لیے انہوں نے کوئی عمل دخل نہ دکھایا۔ 18 فروری 2008 کو میں جاوید ہاشمی صاحب سے الیکشن ہار گیا اور مجھے جتنے مقابلے کی امید تھی اتنا میں مقابلہ نہ کر سکا۔ مذہبی قوتوں کے ووٹ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یہ پیپلز پارٹی وہی تھی جس کے ساتھ مشرف کی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن وہ الیکشن کے وقت کام نہ آئی۔ روز بروز پیپلز پارٹی اپنا رویہ بدلتی جا رہی تھی۔ یوسف رضا گیلانی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور ان کے مقابلے میں پرویز الہی نے الیکشن لڑا۔ اعتماد کے ووٹ میں ساری سیاسی پارٹیوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ اب شاید جمہوری نظام چل سکے گا، اور جو کل تک کٹہروں میں مجرم تھے اور احتساب کی عدالتوں میں تھے وہ آج حکمران تھے۔ اب ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ آصف علی زرداری وزیر اعظم کے بجائے صدر کا عہدہ اپنے پاس رکھیں گے اور یوسف رضا گیلانی ان کی پہلی چوائس تھی۔ یہ طے کر دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی نے اپنے پہلے بیان میں تمام ججوں کی رہائی کا حکم دے دیا اور چودھری افتخار و دیگر لوگوں کے گھر کی بالکونیوں سے وکٹری کا نشان بنا کر تصویریں کھنچوائیں۔ آصف علی زرداری نے پیچھے رہ کر خوبصورت تاش لگائی اور بظاہر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بے نظیر کی شہادت سے پہلے بے نظیر اور آصف علی زرداری میں کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ تاہم یہ سب افواہیں تھیں۔ مجھے لیفٹیننٹ جنرل حامد مرحوم نے بتایا کہ ان کی ملاقات کے دوران ہی بے نظیر اور آصف علی زرداری کی 1-2 مرتبہ فون پر بات چیت ہوئی، لیکن وہ بڑے خوش اسلوبی سے مل رہے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو افواہیں اڑائی جا رہی تھیں وہ سب غلط تھیں۔ پھر حالات نے ثابت کر دیا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ ایک بھرپور قوت کے ساتھ ابھری اور پہلے الیکشنوں میں جو رزلٹ آئے اس میں نون لیگ نے 65 ووٹ لیے جبکہ بے نظیر کے 87 ووٹ تھے، لیکن بعد کی جو الیکشن صورتحال بنی اس میں یوسف رضا گیلانی کو 260 سے زیادہ ووٹ ملے۔ اس طرح یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے اور حکومت اپنی نئی صورتحال پر چل پڑی۔